है एवरीवन। आप सुन रहे कहानी माफिया किंग, मेरे यानी कि दिव्या सिंह चाहत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। भाग 52। अपनी नज़रों के सामने सलोनी कोहली को जिंदा देख समीरा के साथ साथ उसकी माँ शालिनी पुरोहित भी काफ़ी ज़्यादा हैरान अपनी जगह पर हक्की बक्की सी खड़ी थी। तो वही सलोनी काफ़ी मायूसी के साथ आगे बढ़ी और शेखर पुरोहित के सामने जाकर खड़ी हो गई थी। कैसे हो आप? मुझे लगा था कि मेरे जाने के बाद आपकी ज़िंदगी भी पूरी तरह से उजड़ जाएगी, लेकिन यह देखकर अच्छा लगा कि मेरी कमी को पूरा करने के लिए पहले से ही आपके पास कोई था। लेकिन शेखर पुरोहित चुप थे। तभी उनके बगल में खड़ी काव्या ने कहा, आज अचानक से आपका यहाँ आना कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। तो क्या मैं आपके यहाँ आने का कारण जान सकती हूँ? काव्या की बातों को सुन सलोनी शेखर के सामने से आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी होते हुए उसके गालों को अपनी हथेलियों उसके गालों पर अपनी हथेलियों को रख दिया था। मेरी बच्ची, आज तुम्हें ऐसे देखकर मुझे कितना सुकून मिल रहा है। शायद ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। लेकिन वही काव्या ने उसकी हथेलियों को झटक दिया था, जिसे देख सलोनी अपनी बातों को जारी रखते हुए आगे बोली, ओह, अपनी माँ से इतनी नाराजगी? मुझे तो लगा था कि इस तरह मुझे खुद के सामने देखकर तुम चौंक जाओगी। मुझे जिंदा देखकर तुम्हारी आंखों में खुशी के आंसू छलक पड़ेंगे। जिस ममता के लिए तुम इतने सालों से तड़पती आ रही हो, आज उस ममता को खुद की नज़रों के सामने खड़ी देखकर उसके सीने से लग जाओगी। लेकिन तुमने मुझे निराश कर दिया मेरी बच्ची। अभी फ़िलहाल के लिए तुम मेरी बेटी से दूर रहो, खासकर जब तक मैं ये नहीं जान लेता कि तुम यहाँ किस मकसद से आई हो। तुम मेरी बेटी को छूना तो दूर, उसके करीब भी नहीं जा सकती। अचानक से काव्या और सलोनी के बीच में खड़े होते हुए शेखर पुरोहित ने कहा था, क्योंकि उन्हें सलोनी की सारी सच्चाई मालूम हो चुकी थी, जो इस वक्त उनकी आंखों में उनकी बातों में साफ झलक रहा था। लेकिन पीछे खड़े समीरा और शालिनी अभी भी हक्की बक्की सी नजर आ रही थी, जैसे उन्हें कुछ भी समझ में ना आ रहा हो कि अचानक से यह सब क्या हो रहा है। जबकि सलोनी को इस वक्त जिंदा और सही सलामत देख घर में खुशी का माहौल होना चाहिए था, तो वही सलोनी की बातों के मुताबिक काव्या को खुशी से उसके गले लग जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ काव्या के साथ साथ खुद शेखर पुरोहित भी उसके साथ काफ़ी बेरुखी से बर्ताव कर रहे थे। जहाँ अभी वो दोनों इस सोच में डूबी हुई थी कि तभी अचानक से उनकी एक चीख निकल गई थी, क्योंकि उनकी नज़रों के सामने ही शेखर पुरोहित एक झटके में फर्श पर जा गिरे थे। अगर मेरे मकसद को जानने का इतना ही शौक है तो फिर देखो, तुम सब अपनी आंखों को खोल कर देखो कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। और बिना वक्त गवाए शेखर पुरोहित के बाजुओं को पकड़ते हुए एक तरफ जमीन पर ढकेल दिया था, जहाँ अब सलोनी के सामने काव्या खड़ी थी। तभी एक बार फिर से गुस्से में चीखते हुए सलोनी कोहली ने कहा, जैसे इस बार उसका इशारा काव्या के पीछे खड़ी समीरा और शालिनी के लिए था। आज हम दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, और अगर किसी ने आने की कोशिश की तो उसका अंजाम इससे भी कहीं ज़्यादा बुरा होगा, जिसके बारे में तुम लोग अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। शेखर पुरोहित की तरफ इशारा करते हुए सलोनी का इतना ही कहना था कि तभी उस घर के भीतर काबिली गैंग के 4 से 5 आदमी अपने हाथों में एक बड़ी सी बंदूक लिए अंदर आ पहुंचे थे, जिसे देख शेखर पुरोहित के साथ साथ समीरा और शालिनी भी एक डर से चीख उठी थी। सलोनी, ये सब क्या? तुम ये सब क्यों कर रही हो? लेकिन उससे पहले ही शालिनी एक बार फिर से चौंक गई थी, क्योंकि अब तक सलोनी के सामने ही खड़ी काव्या ने एक जोरदार पंच सलोनी के मुंह पर जड़ दिया था। तुम्हारी जैसी माँ होने से अच्छा है कि इस दुनिया की सारी बेटियां अनाथ रहती। तो वही सलोनी काव्या के पंच की वजह से उसके कदम पीछे हट गए थे, लेकिन होठों पर तिरछी हंसी अभी भी कायम थी। तभी उसके होठों के कोरों से एक रिसाव का आना भी शुरू हो चुका था, जिन पर अपने जीभ को फेरते हुए सलोनी काव्या की तरफ ही बढ़ गई थी। तुम्हारी यह दुआ कभी सपने में भी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन हाँ, तुम्हें मारकर मैं अपने सपनों को जरूर पूरा कर सकती हूँ। और इस बार सलोनी ने काव्या के ऊपर वार करना चाहा था,
जिसे काव्या ने काफ़ी फुर्ती के साथ रोक तो दिया था, लेकिन अगले ही पल सलोनी का एक पंच काव्या के पेट में जा लगा था, जो इतना जोरदार था कि अगले ही पल काव्या जमीन पर गिरते हुए एक दर्द से कराह उठी थी। उसके कपड़ों के साथ साथ उसकी हथेलियों में खून का हल्का रंग लग चुका था। शायद उसके वो पेट के घाव जो लीजा के बाद सलोनी के मुक्के को बर्दाश्त नहीं कर पाया था, और वह घाव खोलते हुए एक बार फिर से जैसे ताज़ा हो चुका था। तो वही उसे जमीन पर ऐसे छटपटाते देख शालिनी और समीरा दोनों उस तरफ दौड़ गई थी। काव्या, ये क्या हुआ तुम्हें? ये खून कैसे? वह दोनों काव्या के पास ही घुटनों पर बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा घबरा गई थी, जैसे उन्हें समझ में न आ रहा हो कि अब उन्हें आगे क्या करना चाहिए, या फिर अचानक से काव्या के पेट से खून का रिसाव क्यों हो रहा है। लेकिन तभी सलोनी एक हल्की सी हंसी के साथ बोली, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि यह घाव भी इसे मैंने ही दिया है। सलोनी का इतना कहना था कि शेखर के साथ साथ समीरा और शालिनी भी चौंक गई थी। तो वही जमीन पर पड़ी करारी काव्या की भी आंखों में उतनी ही ज़्यादा हैरानी थी, लेकिन सलोनी मुस्कुरा रही थी। तुम्हें क्या लगा था उस वक्त उस नकाब के भीतर कौन था जिस पर मैंने उस खंजर से वार किया था? यह बात मुझे नहीं मालूम होगा, स्टूपिड गर्ल। बिल्कुल अपने बाप की तरह तुम भी एक बेवकूफ़ लड़की ही हो, इसलिए तुम्हें मारने में मुझे जरा सा भी अफसोस नहीं हो रहा, क्योंकि अगर तुम मेरी बेटी होती तो उस मानव सेठी का नहीं, इस वक्त मेरे बाजू में खड़ी होकर मेरा साथ दे रही होती। सलोनी, तुम ये कैसी बातें कर रही हो? भला कोई अपनी बेटी के लिए ऐसे शब्द कैसे निकाल सकता है? इस बार शालिनी ने थोड़ी हैरानी और गुस्से में कहा था, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी सलोनी के चेहरे पर एक हंसी थी। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज करने चली। वाह, आज तो कमाल ही हो गया। इतने दिन से सौतेली रिश्ते आज अपनों से भी ज़्यादा खास हो गए। देखो कैसे एक सौतेली बेटी को दर्द में देख खुद के चेहरे पर भी दर्द उभर आया है। यह तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। सलोनी की बातों का जवाब देते हुए शालिनी की बातों का जवाब देते हुए सलोनी ने काफ़ी व्यंग्यात्मक तरीके से कहा था। तो वही शालिनी भी इस वक्त थोड़ी गुस्से में ही नजर आ रही थी। हाँ, तुमने ठीक कहा सलोनी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। एक सौतेले के मन में भी अपनेपन का प्यार जग जाना, और एक अपना आज सौतेली की तरह बर्ताव कर रहा है, खुद अपने ही हाथों से अपनी बेटी को इतना तकलीफ दे रहा है। वाकई में यह किसी चमत्कार से कम नहीं है। सलोनी की बातों को काफ़ी गुस्से में जवाब देते हुए शालिनी ने कहा था, मुझे नहीं मालूम कि अब तक तुम कहाँ थी और आज अचानक से यहाँ क्यों आई हो, लेकिन मैं तुम्हें अपनी बेटी को इतना तकलीफ नहीं देने दूंगी। उससे पहले तुम्हें अभी शालिनी पुरोहित ने इतना ही कहा था कि तभी सलोनी ने काफ़ी जल्दबाजी में अपने एक आदमी से उसकी गन को छींटते हुए शालिनी के ऊपर चला दिया था, जो उसके सीने पर लगते ही वो पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी थी, जिसे देख शेखर पुरोहित भी अपनी जगह से खड़े होते हुए सलोनी की तरफ बढ़े ही थे कि सलोनी ने उन पर भी गोली चला दिया था, जहाँ उनकी हालत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कुछ सेकंड्स पहले शालिनी की थी। तो वही सलोनी शेखर पुरोहित के बाद उसके निशाने पर अब समीरा थी, लेकिन समीरा को मारने की बजाय सलोनी ने अपनी गन नीचे कर दी थी। मैं यहाँ पर कोई खून खराबा करने नहीं आई थी, मैं बस यहाँ पर इस लड़की को अपने साथ ले जाने आई थी। बाकी ये दोनों तो खुद ही बीच में आकर खुद को घायल कर लिए हैं, तो फिर इसमें मेरी क्या गलती? फिलहाल मैं जिस मकसद से यहाँ आई थी मैं उसे पूरा कर रही हूँ, यानी कि इस लड़की को मैं अपने साथ लेकर जा रही हूँ। बाकी मेरे जाने के बाद तुम चाहो तो अपने माँ बाप को हॉस्पिटल लेकर जा सकती हो, क्योंकि ये दोनों सिर्फ बेहोश हुए हैं लेकिन अभी भी जिंदा हैं। इतना कहते हुए सलोनी आगे बढ़ी और काव्या के बालों को पकड़कर लगभग उसे घसीटते हुए बाहर जाने के रास्ते पर बढ़ गई थी, जिसे देख इस वक्त समीरा काफ़ी घबरा गई थी। एक नज़र काव्या की हालत को देखते हुए वह जैसे उसे बचाना चाहती हो, लेकिन अगले ही पल जमीन पर बेहोश पड़े अपने माँ बाप को देख उनकी तरफ झुक जा रही थी। तभी अचानक से उसकी तरफ देखते हुए सलोनी ने कहा, वैसे इकलौती तुम ही हो जो अपने माँ बाप के साथ साथ
अपनी इस बहन को भी बचा सकती हो। जहाँ सलोनी का इतना कहना था कि समीरा की आंखों में एक चमक साफ नजर आने लगी थी, जिसे देख सलोनी ने आगे कहा, अपनी इस बहन को बचाना है तो इसके आशिक उस मानव सेठी तक आज के इस सारी घटना की खबर पहुंचा देना और कहना कि अगर अपने इस मोहब्बत को सही सलामत और जिंदा देखना है तो फिर उसे वो सब कुछ मेरे हवाले करना होगा जिस पर इस वक्त उसकी हुकूमत है। यहाँ तक कि उसे अपनी हुकूमत के साथ साथ अपनी सांसें भी मेरे हवाले करना होगा। सलोनी की इन बातों को सुन समीरा की आंखें फैलते हुए बड़ी हो चुकी थी। मानो, तुम ये क्या बोल रही हो? और मानो से तुम इतनी नफरत क्यों करती हो? तुम्हें इतना सब जानने की जरूरत नहीं है। तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ उतना करने की कोशिश करो, जिंदा रहोगी। सलोनी ने काफ़ी सख्ती से कहा था, जिसे सुन समीरा अभी भी काफ़ी शौक में थी। तो वही काव्या अपने पेट के दर्द से ही बेसुध सी नजर आ रही थी। उसके कपड़े के साथ साथ उसकी हथेलियां भी खून से लथपथ थी। लेकिन सलोनी उन बातों को अनदेखा करते हुए काफ़ी बेरहमी के साथ एक बार फिर से उसे घसीटते हुए बाहर चली गई थी। कुछ देर बाद एक काफ़ी पुरानी व हल्की अंधेरी वाली जगह थी, जैसे वो कोई एक कारखाना हो, लेकिन वहाँ मौजूद लोगों को काफ़ी आसानी से पहचाना भी जा सकता था। तभी एक लोहे के मोटे वो मजबूत पोल से बंधे शिवानी और समीर दोनों खुद को आज़ाद कराने के लिए लगभग छटपटा उठे थे। सामंत गोयल, मैं तुझसे ये आखिरी बार कह रहा हूँ, ये तुम दोनों ने जो काव्या की हालत की है ना, मानो तुम दोनों को जिंदा दफना देगा। इतना कहते हुए एक बार फिर से खुद के बंधे हाथों को आज़ाद कराने के लिए शिवानी छटपटा उठी थी। तो वही उसके सामने ही काव्या हल्की बेहोशी और एक अनचाहे दर्द की वजह से औंधे मुंह बेसुध सी बैठी हुई थी। इस वक्त उसे देखकर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे किसी ने उसके अंदर की आत्मा को निचोड़कर सिर्फ सांसों को छोड़ दिया हो। वही उसके सामने ही एक कुर्सी पर बैठा सामंत गोयल खामोश था, जैसे वो किसी गहरी सोच में हो। यहाँ तक कि उस एरिया को भी चारों तरफ से घेरे खड़े उसके आदमी भी अपनी गन के साथ खामोश ही थे। लेकिन शिवानी की बातों को सुन सलोनी के होठों पर एक तिरछी मुस्कान फैल गई थी। तभी वो आगे बढ़ते हुए शिवानी के बालों को पकड़ उसे पीछे की तरफ खींचते हुए दूसरे हाथ से उसके गालों को दबा दिया था। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे बेटे ने तुम्हारे अंदर ऐसी क्या खूबी देखी थी जिसकी वजह से वह तुम्हें अपना दिल दे बैठा था, जबकि तुम तो कहीं से भी उसके लायक नहीं हो। बिल्कुल सही कहा तूने, तभी तो तेरा बेटा इस वक्त यहाँ तेरे पास नहीं है, क्योंकि उसके अंदर तेरा खून, तेरी परवरिश। चेहरे पर एक तिरछी मुस्कान ले शिवानी ने अभी इतना ही कहा था कि अचानक से उसकी एक चीख निकल गई थी, क्योंकि उसकी आधी अधूरी बातों को सुनते ही सलोनी गुस्से में उसके सिर को पीछे उस लोहे के पोल से टकरा दी थी, जो इतनी जल्दबाजी और अचानक से हुआ था कि एक क्षण के लिए शिवानी का दिमाग जैसे सुन्न पड़ चुका था। आंखें बंद होने लगी थी, जिसे देख सलोनी उसके गालों पर एक बार फिर से अपनी पकड़ कसते हुए गुस्से में ही चीख उठी थी। ये जो तुम लोगों की जुबान इतनी ज़्यादा चल रही है ना, चिंता मत करो, बस एक बार उन सेठी ब्रदर्स को आने दो, तुम्हारे इन नज़रों के सामने ही उन्हें घुटनों पर। ओह, लगता है कोई हमें काफ़ी शिद्दत से याद कर रहा है। अचानक से सलोनी की बातों के बीच में अगस्त्या की आवाज़ को सुन शिवानी, जिसकी आंखें बंद थी लेकिन उस आवाज़ को सुनते वह मुस्कुरा उठी थी। लगता है तेरी बारात आ गई सलोनी कोहली, ऊपर अपने दोनों बेटों के पास जाने के लिए तू भी तैयारी कर ले। जहाँ शिवानी का इतना कहना था कि सलोनी उसके चेहरे को अपनी पकड़ से आज़ाद करते हुए पीछे मुड़ गई थी, लेकिन पीछे मुड़ते ही वह उतनी ही ज़्यादा चौंक भी गई थी। शायद सामने खड़े सेठी ब्रदर्स यानी कि रणविजय, मानव के साथ साथ अगस्त्या को भी सही सलामत देख उसे अपनी नज़रों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तुम लोग अब तक जिंदा कैसे बचे? सलोनी ने काफ़ी हैरानी में कहा, जैसे उसने बाहर उन्हें मारने के लिए कोई जाल बिछा रखा हो। लेकिन वह तीनों काफ़ी सुरक्षित अंदर तक आ चुके थे। तभी उनके पीछे ही अंदर आते हुए अपनी गन के साथ स्टीव और
खून से सनी तलवार के साथ जेम्स ने कहा, ग्रेट मास्टर, बाहर का एरिया पूरा साफ हो चुका है, अब आगे किस एरिया को साफ करना है? तुम सब खड़े खड़े देख क्या रहे हो? इन पांचों को यही के यही इसी वक्त भूनकर। जेम्स की बातों को सुन अभी सामंत गोयल ने इतना ही कहा था कि अचानक से चारों तरफ चलती गोलियों की आवाज़ से पूरा माहौल गूंज उठा था। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद सामान के भी जैसे चिथड़े उड़ने लगे थे। तो वही एक तरह जमीन पर सामंत गोयल के साथ साथ सलोनी ने भी अपने कानों को बंद कर लिया था। लेकिन अगले ही पल माहौल में फैल चुकी शांति को देख जैसे ही उन्होंने अपनी नज़रों को ऊपर उठाया था, वह दोनों चौंक से गए थे, क्योंकि उनके चारों तरफ मौजूद आदमी जमीन पर औंधे मुंह लेटे हुए थे। तो वही अब उनकी जगह पर मानो के आदमी उन्हें अपने गन पॉइंट पर लिए खड़े थे। तभी रणविजय और अगस्त्या ने बढ़कर शिवानी और समीर को आज़ाद करा दिया था। वही शिवानी, जिसका सिर अभी भी सलोनी के उस वार से जैसे चकरा रहा था, रणविजय ने उसे अपनी बाजुओं में पकड़ लिया था। तभी उसके साथ ही माहौल में गुस्से से भरी एक आवाज़ गूंज उठी थी, ये हरकत किसने की है? जमीन पर अभी भी बेसुध सी पड़ी काव्या की हालत को देखते हुए मानो, जो अब तक उसके सामने घुटनों पर बैठा था, अपनी जगह पर वापस से खड़े होते हुए गुस्से में चीख उठा था। इस वक्त उसका चेहरा गुस्से में काला नजर आ रहा था, जैसे उसकी आंखों में किसी का खून सवार हो। वही उसकी बातों को सुनकर तो वही उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखते ही सामंत गोयल के चेहरे पर भी एक भय साफ नजर आने लगा था, जैसे उन्हें अब तक ये अंदेशा हो चुका हो कि अब उनका भी अंत निकट आ गया है। जिसे समझते हुए वह अपने घुटनों पर बैठ के अपने दोनों हाथों को जोड़ लिया था। लेकिन वह कुछ कह पाता उससे पहले ही सलोनी, जिसके होठों पर एक तिरछी मुस्कान थी, मानो की तरफ बढ़ते हुए बोली, इसकी ऐसी हालत मैंने की है। लो, मैं अपने गुनाह सरेआम कबूल करती हूँ, लेकिन मुझे सज़ा कौन देगा? मानव सेठी तो औरतों पे हाथ नहीं उठाता, फिर मुझे? अभी सलोनी ने इतना ही कहा था कि इसकी जुबान बंद तो आंखें फैलती हुई बड़ी हो गई थी, क्योंकि एक नुकीला खंजर उसकी बातों के बीच में ही उसके गले के आर पार हो चुका था। औरतों पे हाथ ना उठाना मानव सेठी के बेशक उसूल हैं, लेकिन जब बात उसकी पत्नी की हो तो खुद अपने बनाए हुए उसूलों को तोड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगाता। इस बार सलोनी की बातों का जवाब देते मानव ने कहा था और आगे बढ़कर सलोनी के गले पर वार करते हुए खंजर को एक झटके में बाहर भी खींच लिया था, जिसकी वजह से सलोनी के हाथ से भी ठीक वैसा ही एक खंजर छूटकर जमीन पर गिरने के साथ साथ वह खुद भी पीछे की तरफ जमीन पर गिर पड़ी थी। तो ही उसके हाथ का वो खंजर, जो इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि अपनी बातों को कहते हुए सलोनी मानो की तरफ किसी गलत इरादे से बढ़ रही थी, लेकिन उससे पहले ही मानो अपने उसूल को तोड़ने के साथ साथ उसका किस्सा भी हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। जिसे देख एक तरफ घुटने पर बैठा सामंत गोयल एक भय से लगभग कांप उठा था। मानो सेठी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सत्ता और कुर्सी को हथियाने के चक्कर में मैं इस कदर अंधा। मानो की हुकूमत में माफ़ी नहीं, सिर्फ सज़ा मिलती है गोयल। सामंत की बातों को बीच में काटते हुए अभी मानो का इतना कहना था कि सामंत गोयल का जैसे गला सूखने लगा था। आंखों में भय तो ही अब तक जुबान लड़खड़ा उठी थी। माँ, लेकिन इससे पहले ही स्टीव के हाथों से उसकी गन को लेते हुए मानो ने बिना देरी किए उस गन की सारी गोलियां सामंत के सीने में उतार दी थी और अगले ही क्षण सामंत गोयल भी जमीन पर औंधे मुँह गिरने के साथ साथ उसका शरीर शांत पड़ गया था। कुछ दिन बाद माहौल इस वक्त काफ़ी गर्म था, तो वही ऑनलाइन से लेकर ऑफलाइन पोर्टल पर भी छाई हुई खबरों में भी पब्लिक का गुस्सा साफ नजर आ रहा था, क्योंकि सामंत गोयल और उसके गैंग का सफाया करने के बाद रणविजय ने अपने गुनाह खुद कबूल कर लिए थे। जहां वह सालों से सिर्फ बड़े बड़े क्रिमिनलों का केस लड़ते हुए उन्हें बाइज्जत बचा भी लेता था, लेकिन कुछ दिनों के बाद वह खुद उन्हें अपने हाथों से उनके किए की सजा भी देता था, जो कानून की नज़र में गुनाह था, लेकिन पब्लिक इसे मानने को तैयार नहीं थी। वह रणविजय को गुनहगार की जगह उसके अब तक के कर्मों की सराहना कर रही थी, जिस वजह से
पब्लिक धरना प्रदर्शन पर उतर आई थी, लेकिन कानून की नज़र में गुनाह और गुनहगार में कोई फर्क नहीं समझा जाता। इसलिए रणविजय को 3 सालों की सज़ा सुनाई गई, जिसे उसने स्वीकार भी कर लिया था। तो वही शिवानी ने भी इस मामले में उसका साथ देते हुए कहा था कि वह इतने सालों में उसके आने का इंतजार करेगी। तो उधर दूसरी तरफ माफियाज और उनके गैर कानूनी धंधों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करते हुए मानो अब एक आम इंसान की ज़िंदगी को स्वीकार कर लिया था। यानी कि अपने सभी गैर कानूनी धंधों को छोड़कर अब वह सिर्फ अपने होटल कोहिनूर होटल्स एंड रिजॉर्ट का मालिक बनते हुए एक आम बिजनेसमैन बन चुका था। तो ही अगस्त्या भी अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए न्यूयॉर्क चला गया था। तो उधर शेखर पुरोहित और शालिनी को हॉस्पिटल से घर लाने के बाद समीरा ने भी समीर से अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली थी। जहाँ इस बार उसकी माफ़ी को सच्चे मन से मांगते हुए देख समीर भी उसे माफ़ करते हुए अपने रिश्ते को एक दूसरा मौका दे दिया था। तो ही काव्या भी अब तक जिस परिवार वो अपनों के प्यार को पाने के लिए तरसती आ रही थी, आज उसे भी उसका वो परिवार मिल चुका था, जिसमें सिर्फ पति का ही नहीं बल्कि एक माँ, बाप, बहन और दोस्त का प्यार भी शामिल था। डियर फ्रेंड्स, आज मेरी ये कहानी माफिया किंग यहीं पर समाप्त होती है। साथ ही उम्मीद है कि आपको मेरी ये कहानी पसंद भी आई होगी। इसलिए एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कहानी पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही ऐसे आगे और भी कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि कहानी से जुड़े सारे अपडेट्स आपको वक्त पर मिलता रहे। हर हर महादेव।